गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। जिस तरह केंद्र की एक कार्यपालिका होती है उसी तरह राज्य की भी एक व्यवस्थित कार्यपालिका होती है जिसका प्रधान होता है राज्यपाल। हालांकि हमने आपको बताया था, आपको पता ही होगा कि जो केंद्र में होता है केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान अथवा प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। हालांकि वो नाम मात्र का होता है, सेम वही राज्यपाल भी नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वास्तविक शक्ति जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्र में किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में, और इधर सीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में। ठीक है, तो स्पेशली आज हम राज्य की कार्यपालिका जो कि प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान भाग 6 में है और हम स्पेशली आप राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी सारी शक्तियाँ, उसके क्या क्या कार्य होते हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे राज्यपाल से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम स्पेशली राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। जो राज्यपाल का प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153, ठीक है, आर्टिकल 153 में इसका प्रावधान किया गया है। और 153 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक परंतु जोड़ दिया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें राज्यपाल को सिर्फ एक राज्य का दायित्व निर्वहन करने के साथ साथ किसी दूसरे राज्य का भी दायित्व निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, फिर राष्ट्रपति द्वारा उसे उस कार्य को सौंप दिया जाता है। तो इसका प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 में था। हालांकि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो आर्टिकल आपका 153 है तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, किंतु 1956 में ऐसी आवश्यकता लगी और सरकारें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अस्थिर होती हैं, कभी भी बदल सकती हैं, उलटफेर होता ही रहता है। ऐसी कंडीशन में इसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसी के परिप्रेक्ष्य के चलते 1956 में ऐसा प्रावधान जोड़ दिया गया संविधान में कि कोई भी एक व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है या राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर सकता है। ठीक है, तो ये था राज्यपाल के बारे में एक सीधा सा इंट्रोडक्शन या परिचय कि इसका प्रावधान क्या है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि राज्यपाल जो होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है ना। आप लोगों को पता ही होगा कि जो केंद्र की कार्यपालिका होती है उसमें जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हालांकि ये दोनों सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते हैं, ठीक है, वास्तविक शक्ति इनके पास नहीं होती है, किंतु प्रमुख के रूप में इनकी वैधानिकता जरूर है। ठीक है, यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और इसकी स्थिति की बात करें हम तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान तो होता ही है, किंतु वास्तविक शक्ति, जैसा कि मैंने बताया, वास्तविक शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है, वास्तविक शक्ति की बात करें जिस तरह राष्ट्रपति की, सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होता है आपका राज्यपाल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोई भी व्यक्ति है राज्यपाल बन सकता है, किंतु कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, या फिर जिसकी बात करें हम योग्यता की। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो राज्यपाल बनना चाहता है, उसे नियुक्ति मिलती है तो उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले योग्यता यही होनी चाहिए कि वो क्या हो, इंडियन सिटीजनशिप हो, यानी कि भारत का नागरिक हो। ये सर्वप्रमुख योग्यता है उसकी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। देन उसके बाद 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, पहला क्या हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा 35 वर्ष की आयु क्या हो, वो पूरा कर चुका हो। तीसरी इसकी कंडीशन हो जाएगी किसी भी प्रकार के लाभ पद पर न हो। ठीक है, कोई भी ऐसे पद पर वो नियुक्त ना हुआ हो या फिर अभी ना हो जो लाभ की ओर संकेत करती हो, किसी मतलब राजनीतिक या संविधान के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखे तो, या राष्ट्रपति की दृष्टि से देखे तो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। चौथी कंडीशन आपकी हो जाएगी विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है, विधानसभा आप लोगों को पता है कि राज्य, जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, उसी तरह राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। हालांकि सभी राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, किंतु विधानसभा का प्रावधान तो सभी राज्यों में है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बनने के योग्य माना जाएगा। तो 4 ऐसी मुख्यतः कंडीशन रहेंगी। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा क्या हो कि किसी प्रकार के लाभ पद पर ना हो, और चौथा क्या हो जाएगा कि विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये 4 कंडीशन हो जाएंगी राज्यपाल की योग्यता के बारे में। ठीक है,
अब हम आगे डिस्कस करते हैं राज्यपाल की कि पदावधि क्या होती है। कहने का मतलब कि राज्यपाल जो नियुक्त होता है कितने वर्षों के लिए साधारणतः होता है। तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी राज्यपाल है, अगर उसे किसी राज्य में नियुक्त किया जाता है एक राज्यपाल के तौर पर, तो मुख्यतः 5 वर्षों के लिए उसकी पदावधि होती है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए होती है, किंतु एक कंडीशन भी है, आप लोग ध्यान देना। 5 वर्षों के लिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है कि राज्यपाल की जो पदावधि है, फिर उसका जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है। अगर आपको ऑप्शन में 5 साल दे रखा है, उसके बाद फिर नॉर्मली 5 साल, 3 साल, 4 साल या 6 साल ऐसा, तो आप सीधे टिक करना है आपको 5 साल। ठीक है, किंतु अगर 2 कंडीशन दे दी, 5 साल भी दे दिया है, फिर एक होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। प्रसाद पर्यंत मतलब ये होता है कि 5 वर्ष भले ही वो पूरा कर चुका हो, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसे और रहना चाहिए, इसकी जो कार्यकाल है इसमें वृद्धि कर देनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति की दृष्टि से ऐसा लगता है, तो जब तक राष्ट्रपति उसे पद से हटाएगा नहीं या फिर उसे ये नहीं बोलेगा कि आप रिटायर्ड हो चुके हो, तब तक वो बना रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है राष्ट्रपति, मुख्य रूप से इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपना पद धारण करेगा। राष्ट्रपति जब तक ये नहीं बोलेगा भैया चलो हट जाओ यार, अब तुम्हारी बारी खत्म हो गई, दूसरे के आने दो, तब तक वो नहीं हटेगा जब तक राष्ट्रपति उसे बोलेगा नहीं। राष्ट्रपति चाहे तो उसे पता नहीं कितनी बार कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो जो उसके कार्यकाल की बात है तो मुख्यतः 5 साल या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक उसका कार्यकाल निश्चित किया गया है। ठीक है, ये था राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम, जैसा कि आपको पता है कि जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल के बारे में मैंने बता ही दिया है। हालांकि राज्यपाल को जो हटाने संबंधी प्रावधान है, तो जो संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है मुख्य रूप से। ठीक है, अगर राज्यपाल को हटाना है तो संविधान की बात करें तो संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जिसमें राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इन्हें पद से हटाना चाहिए तो वो जरूर कर सकते हैं, किंतु या फिर अपना खुद स्वेच्छापूर्वक राज्यपाल त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, किंतु अगर हटाने संबंधी प्रावधान को देखो तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है राज्यपाल को हटाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो राज्यपाल का वेतन है, आप लोगों को पता है उसका वेतन लगभग 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000 उसका वेतन होता है राज्यपाल का। अब देखो, राज्यपाल अगर एक ही राज्य का राज्यपाल है तो उसे तो इतना तो मिलना है, कंफर्म है। अगर एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, ठीक है, जैसे मान लो एमपी प्लस यूपी, इन दोनों का राज्यपाल एक ही है। ठीक है, राज्यपाल क्या है, एक ही है, तो 3,50,000 इसके मिलेंगे और 3,50,000 इसके मिलेंगे, यानी कि 2 राज्यों के साथ उसे उस अनुपात में वेतन दिया जाएगा कितने राज्यों का वो राज्यपाल है। तो सोचो, है ना। तो और अगर बात करें इसके हम शपथ की, जो राज्यपाल होता है भी, देखो कोई भी ऐसे संवैधानिक पद पर नियुक्त होता है तो उसे शपथ लेना बहुत ही आवश्यक है। जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो उसको वैधानिकता नहीं प्राप्त होगी कुल मिला के। तो जो शपथ लेता है, तो जो हाई कोर्ट होता है आपका उच्च न्यायालय, ठीक है, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेता है, यानी राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। और शपथ जैसे ही ग्रहण करता है तभी से वो उस राज्य का स्पेशली राज्यपाल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं हम जो राज्यपाल है, राज्यपाल की क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं या फिर क्या क्या उसके कार्य हैं। ठीक है, शक्ति या कार्य दोनों आप समझ सकते हो। ठीक है, एक ही संदर्भ में इनकी बात की जाएगी, शक्तियां और कार्य के बारे में। तो मुख्य रूप से बहुत इनको कैटेगराइज्ड किया गया है, विभाजित किया है, जैसे कि कार्यपालिका शक्ति क्या है, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनको या फिर कार्य हैं जिनको विभाजित किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करेंगे कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति या कार्य, यानी कि कार्यपालिका के संदर्भ में इसके क्या क्या कार्य हैं या फिर क्या क्या इसकी शक्तियां हैं राज्यपाल की, वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, कार्यपालिका आप समझ रहे हो किसकी बात हो रही है, सीएम के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है जो कि उस राज्य का संचालन करती है, कार्यों को दिशा निर्देश या फिर कार्यों को मूर्त रूप देती है, वो कार्यपालिका होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका के संदर्भ में इसके क्या क्या ऐसे कार्य हो जाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो कार्य अथवा शक्ति होगी, जैसा कि इसमें पता ही है कि जो राज्य के समस्त कार्य होते हैं, ठीक है, राज्य के जो समस्त कार्यपालिकीय कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि केंद्र में
अगर केंद्र में मोदी साहब जैसे जाते हैं ना, विदेश दौरे में जाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ मान लो कि कोई ऐसी ट्रीटी हो रही है, फिर संधि हो रही है, फिर कुछ समझौता हो रहा है, तो जो साइन करते हैं ना, तो मोदी साहब जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से करते हैं, यानी कि सारे कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। उसी तरह राज्य में जितने भी कार्यपालिकीय कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ये इसका पहला कार्य अथवा पहली शक्ति हो जाएगी कि राज्य के समस्त कार्यपालिकीय कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं अथवा किए जाते हैं। ये पहला कार्य हो गया। दूसरी बात करते हैं हम, जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। आप समझ गए? उसी तरह केंद्र में, जैसे कि केंद्र में आपको पता है कि जो राष्ट्रपति क्या होता है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है तो उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सेम उसी तरह राज्य में भी सीएम के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है और इसकी सलाह से ही वो उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। दो ऐसे कार्य हो गए। अब हम पढ़ते हैं आगे। जो राज्य के उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है, सपोज जो राज्य के मुख्य सचिव हो गए, मेन सेक्रेटरी, महाधिवक्ता हो गए, ठीक है, और जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष अथवा सदस्य हो गए, इनकी नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। ये तीसरे इसके कार्य अथवा शक्ति हो जाएगी। जो राज्य के मुख्य उच्च अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही होती है। आप एक दो उदाहरण भी लिख सकते हो, जैसे महाधिवक्ता हो गए, मुख्य सचिव हो गए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य हो गए। हालांकि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनको नियुक्ति करने का अधिकार तो राज्यपाल को जरूर है, किंतु इन्हें पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। ये बात आप जरूर मेंशन करना वहां पर। इन्हें पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। पद से हटाने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो है प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को। अब हम बात करते हैं आगे। जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति संबंधी जो भी परामर्श होता है वो राष्ट्रपति को देता है कौन? राज्यपाल। ये इसकी कार्यपालिकी शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं भैया। हाई कोर्ट में मान लो कि किसी जज को नियुक्त करना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति बोलेगा राज्यपाल को, भैया एक काम करो यार, मैं इस व्यक्ति को निर्देशित करना चाहता हूँ या फिर करना चाहता हूँ, आप मुझे सजेशन दो, परामर्श दो। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के नाम से परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को कि आप इन व्यक्ति को कर सकते हैं, ये मेरी दृष्टि से ऐसा है वैसा है, जो भी है। राष्ट्रपति को मानना है ना मानना उसके विवेक पर निर्भर करता है, किंतु परामर्श दे सकता है। ये इसके कार्य अथवा शक्तियों के बारे में हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं। अगली बात, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपको पता है कि जो राज्यपाल होते हैं उनके कुलपति होते हैं, स्वयं कुलपति होते हैं, और उप कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है कौन? राज्यपाल। अगला हो जाएगा राज्य की जो विधान परिषद है। आपको मैंने बताया विधान परिषद और विधानसभा सभी राज्यों में, हालांकि विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। तो जो राज्य की विधान परिषद है, जिन जिन राज्यों में भी है, तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिनका संबंध विज्ञान, कला, साहित्य एवं समाज सेवा से हो, ठीक है। तो मुख्य रूप से 5 या 6 ऐसे कार्य शक्तियां हैं, कार्यपालिकी शक्तियां हैं, जो राज्यपाल द्वारा ऐसी अपेक्षा राज्यपाल द्वारा की जाती है, फिर राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन इसी आधार पे करे, और राज्यपाल करता भी है, ठीक है। तो ये आपकी कार्यपालिकी शक्ति अथवा कार्यपालिकीय कार्यों के बारे में हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विधायी शक्ति अथवा कार्यों के बारे में। ये आपका कार्यपालिकीय शक्ति था। अब बात करते हैं विधायी शक्ति, विधायी या फिर विधायी शक्ति अथवा कार्य, जो भी मानो आप, यानी कि विधायी शक्ति, इसके कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य देखो, कार्य है, फिर आपको समझने वाली बात है कि जो विधानमंडल होता है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। आप लोगों को पता ही होगा जो संसद होता है, संसद 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सेम ऐसे ही जो राज्य का विधानमंडल होता है वो भी विधानसभा, विधान परिषद, जिस राज्य में एक्चुअली विधान परिषद है तो विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है, और जिस राज्य में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है तो वहाँ विधान सभा है और राज्यपाल, इनसे मिलकर बनती है। तो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है कौन? राज्यपाल। ये आपका पहला हो जाएगा, पहली कंडीशन हो जाएगी, या फिर पहला शक्ति हो जाएगी, या पहली कार्य हो जाएगा, जो भी आप समझो। दूसरा हो जाएगा
जो विधानमंडल होता है तो विधानमंडल के सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, जितने भी सत्र होते हैं उनको प्रारंभ करवाता है और दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, फिर संबोधन भी करता है। हालांकि अध्यक्षता तो नहीं करता है, अध्यक्षता जैसे लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, उसी तरह राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, किंतु ये संयुक्त अधिवेशन करके संबोधित करता है, यानी संबोधन देता है। ठीक है, जो विधानमंडल के सत्र होते हैं उनको प्रारंभ करवाता है और संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। ये इसके दूसरे कार्य हो जाएंगे। ठीक है, दो हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे कार्य की ओर, जो विधानसभा होता है। ठीक है, विधानसभा में जो सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न अगर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी मान लो कि विधानसभा का सदस्य यानी कि एमएलए जिसको बोलते हैं, विधायक है। ठीक है, अब वो विधायक के बारे में भाई ऐसा हो गया कि इसकी योग्यता क्या थी कि इसे विधायक बना दिया गया, ऐसा है वैसा, कुछ ऐसे योग्यता संबंधी कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो जो इसका निराकरण है वो राज्यपाल ही करेगा, किंतु चुनाव आयोग के परामर्श पर। ठीक है, यानी कि किसी भी विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न होने पर उसका निराकरण राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से किया जाएगा। ये इसकी तीसरी शक्ति हो जाएगी, ये फिर तीसरा कार्य हो जाएगा। ठीक है, चौथे कार्य की बात करें, जो आपको पता है आर्टिकल 333 अनुच्छेद 333 में ऐसा प्रावधान है कि राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक व्यक्ति को जो आंग्ल भारतीय समुदाय का हो उसे मनोनीत करता है विधानसभा में। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 333 कहता है और 333 में ऐसा प्रावधान है और राज्यपाल करता भी है। प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा होती है उस विधानसभा में एक व्यक्ति को जो कि आंग्ल भारतीय होता है उसे नियुक्त करता है या फिर मनोनीत करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले, ये सब मैं विधायी शक्ति या फिर विधायी कार्यों के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल है 213 यानी 213। आप लोगों को पता है कि जिस तरह 123 में आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, उसी तरह आर्टिकल 213 यानी 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है किसी स्पेशली राज्य में, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो। ठीक है, जब सत्र चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, किंतु जब सत्र ना चल रहा हो विधानमंडल का तब राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई ऑर्डिनेंस ला सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया है आपका आर्टिकल 213 में। ये हम बात कर रहे हैं विधायी शक्ति विधायी कार्यों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले, जो आपका धन विधेयक होता है। ठीक है, धन विधेयक को छोड़ के बाकी सभी विधेयकों को राज्यपाल दोबारा वापस लौटा सकता है किसी भी सदन के पास, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो। अब हम मान लो कि विधानसभा से कोई ऐसा विधेयक कानून पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है। ठीक है, अगर वो धन विधेयक नहीं है, ठीक है, धन विधेयक को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, धन विधेयक है तो उसको अपनी सहमत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि धन विधेयक तो सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी राज्यपाल की, उसके बाद ही वो पेश होगा, तो ऑलरेडी वो पहले अनुमति दे चुका होगा। लेकिन धन विधेयक को छोड़ के बाकी सभी विधेयक अगर पारित होके जाते हैं स्पेशली फाइनली राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए या फिर गलत है या विधि के समक्ष कुछ चुनौती दे रहा है संविधान को, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है तो जरूर उसे दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, ये इसकी शक्ति है विधायी शक्ति। अब हम बात करते हैं अगली शक्ति के बारे में, किसी भी विधेयक को वो आरक्षित कर सकता है या रिजर्व कर सकता है, स्पेशली किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है या फिर राष्ट्रपति उसे आदेश भी देता है कि आप ऐसा कीजिएगा, कोई आपके समक्ष कोई विधेयक आता है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे लिए आरक्षित रखना चाहिए, तो आप उसे प्लीज आरक्षित रखें, रिजर्व रखें, मैं उसमें विचार करूंगा। जब मैं तक उसे परमिटेड ना कर दूं, उन्हें परमिशन ना दे दूं, तब तक आप ऐसा उनको बोले कि अपना जो ऑर्डिनेंस है, जो आप विधेयक लाए हो, तब तक आप उसे कानून मत होने देना या कानून के रूप में स्वीकृति मत देना। ठीक है, तो मुख्य रूप से 6 या 7 ऐसे कार्य अथवा शक्ति हो जाएंगी विधायी कार्य शक्तियों के बारे में जो राज्यपाल को मुख्य रूप से दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं वित्तीय शक्ति या फिर वित्तीय जो इसके कार्य हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला इसका वित्तीय शक्ति फिर वित्तीय कार्य हो जाएगा। कोई भी, जैसा आपको पता है कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, प्रत्येक वर्ष जो बजट प्रस्तुत होता है वो केंद्र में राष्ट्रपति की संतुष्टि पर और जो राज्य होता है राज्यों में राज्यपाल की संतुष्टि पर, यानी कि राज्यपाल द्वारा वित्त मंत्री को ऐसे बोला जाता है कि 1 साल पूरे हो गए हैं, आप बजट को
विधानमंडल में पेश कीजिए। ठीक है, तो ये पहली शक्ति है। फिर पहला कार्य हो जाएगा कि राज्यपाल द्वारा उन्हें ऐसा बोला जाता है। दूसरी शक्ति और दूसरे कार्यों के बारे में बात करें तो जो विधानसभा में धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जो धन विधेयक स्पेशली होते हैं तो सबसे पहले उन्हें प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल या फिर केंद्र में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति यानी कि परमिशन चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी सदन में रख सकते हो स्पेशली धन विधेयक को। तो ये इसकी शक्ति है। फिर कार्य है, जैसा भी आप समझो। तीसरी हम बात करें, कोई भी ऐसा मान लो कि विधेयक है, ठीक है, कोई भी मान लो कि राज्य का कोई ऐसा विधेयक लाया गया है, ठीक है, जो राज्य की संचित निधि होती है, ठीक है, संचित निधि आर्टिकल 267 में दिया गया है, केंद्र की संचित निधि होती है, उसी तरह राज्य की भी होती है। तो जो राज्य की संचित निधि होती है तो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने संबंधी उसमें प्रावधान किया गया है, यानी कि ये विधेयक हम ला देंगे तो राज्य की संचित निधि पर थोड़ा सा बोझ पड़ेगा, फिर उससे हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ समझ लो आप। तो विधानमंडल द्वारा पारित नहीं हो, ये तब तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जाए जब तक राज्यपाल इसे अनुमति न दे दे। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से जो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं ऐसे विधेयक, आप इस हिसाब से समझो लिखने की दृष्टि से, ठीक है, तो उनको तब तक स्वीकृति नहीं मिलती विधानमंडल, तब तक उन्हें पारित नहीं कर सकता जब तक राज्य में राज्यपाल अथवा केंद्र में राष्ट्रपति उसे अनुमति न दे दे। तो मुख्य रूप से 3 इसके वित्तीय शक्ति फिर वित्तीय अधिकार हैं राज्यपाल के। अब हम आगे बात करते हैं न्यायिक शक्ति फिर न्यायिक अधिकार। ठीक है, न्यायिक शक्ति न्यायिक अधिकार में देखो, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को अगर वो दंडित किया गया है तो उसे क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार, ये जो लघुकरण, ठीक है, ये क्षमादान की जो शक्तियां है, स्पेशली जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो आर्टिकल आपका 161 में है। ठीक है, 161 में। अगर हम राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की बात करें तो आर्टिकल आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, शायद 72 ही है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 161 में 161 में राज्यपाल द्वारा किसी भी व्यक्ति को, दंडित व्यक्ति को क्षमा करने, लघुकरण करने, प्रलंबन करने, परिहार करने संबंधी जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 61 में किया गया है। ये पहली शक्ति हो जाएगी। दूसरी इसकी शक्ति बात करें, हालांकि देखो इसकी मुख्य रूप से ऐसी शक्ति है, हालांकि इसकी ये शक्ति नहीं है कि अगर किसी भी व्यक्ति को दोषी पाया गया है और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसे पूरी तरह से वो समाप्त कर दे या बोल दे कि नहीं हमने क्षमा कर दी, ये शक्ति नहीं प्राप्त है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। जबकि जैसे मैं बताऊं, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंडादेश, कहने का मतलब वही, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है कि इसे हैंडल टू डेथ यानी कि मृत्यु दंड मिला है, इस मामले में अगर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है तो उसे क्षमा भी कर सकता है, उसमें कोई प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। किंतु राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं मिली है, वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही मिली है। दूसरी बात करें, साथ ही जो आपको पता है सेना के जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, सेना न्यायालय होते हैं, स्पेशली सेना के विशेष जो न्यायालय होते हैं उनमें जो सेना के अधिकारियों को कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता, आपने नाम सुना होगा कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है, तो कोर्ट मार्शल मामले में भी राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कोर्ट मार्शल किसी व्यक्ति का हो गया तो राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है तो उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसमें कोई प्रश्न नहीं करेगा कि आपने क्यों ऐसा कर दे, ये शक्ति है राष्ट्रपति की। तो क्षमादान के मामले में न्यायिक शक्ति के बारे में हम देखें तो कहीं ना कहीं राज्यपाल को न्यूनतम और राष्ट्रपति की अपेक्षा कुछ कम ही शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, वो प्राप्त क्यों ना हो, क्योंकि देखो राष्ट्रपति क्या पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यपाल क्या है किसी एक विशेष राज्य तक ही सीमित है उसका दायरा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। किंतु जरूर दोनों को सिमिलरिटी यानी कि न्यायिक शक्तियों के क्षेत्र में जो क्षमादान देने की शक्ति है जरूर प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपातीय शक्ति। अगला हो जाएगा आपातकालीन शक्ति, आपातीय शक्ति, आपातीय कार्य, जो भी आप मानो। ठीक है, आपातीय शक्ति, आपातीय कार्य। देखो जो आपका, ये तो आप लोगों को पता होगा, आपातकाल में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 356, ठीक है, जो अनुच्छेद 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में। ठीक है, यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र के दिशा निर्देशों अथवा कि संविधान के अनुकूल, संविधान के जो भी दायित्व हैं, फिर जो भी उसके मापदंड है उनके अनुकूल कार्य नहीं कर रही है, ठीक है, तो फिर राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति से ऐसे परामर्श करता है और राष्ट्रपति से सलाह, राष्ट्रपति को बोल सकता है कि आप इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये उसका कार्य फिर उसकी शक्ति हो गई कि जब तक राज्यपाल को ऐसा विश्वास या फिर राज्यपाल आश्वस्त ना हो जाए कि राज्य की जो कार्यपालिका वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तब तक आप राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते। जब राज्यपाल द्वारा हरी झंडी मिल जाएगी राष्ट्रपति को, भैया चलो आ जाओ लगा दो राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति साहब बोलेंगे चलो यार भैया, वहाँ से हरी झंडी मिल गई तो फिर राष्ट्रपति वहाँ आएंगे, बोलेंगे चलो भैया हटो, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ठीक है, हालांकि उससे कुछ निश्चित मापदंड है, ऐसा कोई नहीं बोल देता कि हम ऐसे ही बोल दिया कि राज्यपाल आए बोल दिए, फोन कर दे कि भैया राष्ट्रीय शासन लगाना है यार,
ऐसा कुछ नहीं होता है, एक निश्चित मापदंड होता है, ठीक है। उन्हीं की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तभी राष्ट्रीय शासन लागू होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बताया कि मोदी साहब अभी गए थे ना पंजाब दौरे में, तो वहाँ बोल रहे थे कि फ्लाईओवर में 20 मिनट तक वो फंसे रहे थे, किसानों ने कुछ हड़कंप कर दिया था, ऐसा वैसा ये वो। उसके बाद जब दोबारा आए तो राजनीतिक देखो, राजनीति तो होनी ही होनी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलने लगे कि जो पंजाब है तो पंजाब में राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया जाए, ठीक है। इतना मसला होने के बाद देखो, जब तक राष्ट्र इनके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर वहाँ का राज्यपाल है, राज्यपाल को आश्वस्त तो हो जाता है, ठीक है। एक निश्चित उन्हें वो भी देना पड़ता है ना, रीजन भी देना पड़ता है, रीजन के अंदर की रीजन क्या होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो किसी को, है ना। तो रीजन एक निश्चित देना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको राष्ट्रीय शासन लागू करने हेतु आमंत्रित किया जाता है राष्ट्रपति को। तो मुख्य रूप से राज्यपाल के बारे में ऐसा ही। और मेरे हिसाब से राज्यपाल में इससे डीपली या फिर इससे कहीं ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछेगा, चाहे वो वन लाइन फैक्ट या फैक्चुअल चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना हो स्पेशली, तो राज्यपाल की शक्ति या कार्य इतना ही पूछ सकता है, उसका प्रावधान पूछ सकता है, जो भी है। तो राज्यपाल के बारे में बस इतना ही। राज्य की कार्यपालिका के संबंधित राज्यपाल के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से ही आएंगे मेरे हिसाब से। आप लोग इसे एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार 3 बार करके इसे आप कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो को, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल अनिल के स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता है और मुझे भी वीडियो बनाने में और नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में आपके सामने थोड़ा खुशी होती है। और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सतर्क रहिए कोविड से। जय हिंद।